हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? ऑप्शन आपके सामने मुख में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। दोस्तों, हम जो आहार लेते हैं यानी कि जो भोजन लेते हैं उसका मुख्यतः जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि हमारे आहार का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखिएगा हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1972, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। दोस्तों, याद रखें कि राष्ट्रीय नदी नीति 1988 में प्रभावी हुआ था। अगर आपसे पूछते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1972 में पारित हुआ। अगर आपसे पूछते हैं कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 2002 में पारित हुआ। और अगर आपसे पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो याद रखिएगा 1952 में आई थी। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जकार्ता, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जकार्ता। दोस्तों, याद रखिएगा कि आसियान में टोटल 10 सदस्य देश हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अगर आपसे पूछते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नेपाल में है। अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों, याद रखिए कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को माना जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुक्रोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। दोस्तों, याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। इनमें जो 5 स्थायी देश हैं इसमें फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और रूस आता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 12 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जुलाई। दोस्तों, याद रखिए कि 29 जुलाई को ही बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछते हैं कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक जो कि वर्गीस कुरियन थे, इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिद्ध, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी चील या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिद्ध। दोस्तों, याद रखिए कि पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी शैवाल या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, और याद रखिए कि इसे गंगा का टाइगर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2009 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों याद रखिए कि पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और याद रखिएगा इसमें सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में थकान का अनुभव किस अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी सीट्रिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिस कारण से हमें थकान का अनुभव होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि चींटियों के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण ही हमें जलन महसूस होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। दोस्तों याद रखिए कि जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, और जब हमारी बॉडी में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि जो ल्यूकेमिया रोग होता है इसी को रक्त कैंसर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 1996, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1960, या फिर ऑप्शन डी 1973। दोस्तों अक्सर आप जो भी एग्जाम देते हैं आपके एग्जाम में नदी वाला टॉपिक जरूर दिया रहता है, और याद रखिएगा कि इस साल SSC के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, इसमें सिंधु नदी को पकड़कर टोटल 6 नदियां हैं, यानी कि इस समझौते के तहत ये कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसमें पाकिस्तान का नियंत्रण होगा, और नीचे की जो 3 नदियां हैं इसमें भारत का नियंत्रण होगा, और यही समझौता 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने दलहनी, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दलहनी। उससे याद रखिएगा कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें लगाई जाती है। दलहनी फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे हम दाल प्राप्त करते हैं, और तिलहन वाली फसलें वो फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मृदा। तो याद रखिए कि काली मृदा को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, और याद रखिएगा कि ये लावा प्रवाह से इसका निर्माण होता है, और इसी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों याद रखिए कि भारत में मानसून का आगमन लगभग 1 जून के आसपास भारत के केरल राज्य में होता है, और 15 जुलाई तक लगभग ये पूरे भारत में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता में आते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कोई बकरी है या भेड़ है, वो इसको खाता है। जब बकरी इसको खाएगा तो बकरी इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, और इस बकरे को या भेड़ को या मुर्गी को जब हम खाएंगे तो हम द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि जब हम बकरी या भेड़ को का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता में आते हैं, तो द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता में आते हैं। अगला क्वेश्चन,
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन आपके सामने तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। दोस्तों याद रखिए कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें मायोग्लोबिन नाम के जो एक प्रोटीन पाया जाता है उसमें लोहा पाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो याद रखिएगा जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 31 मई, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। दोस्तों याद रखिए कि 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे यानी कि शुगर डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी बहुगुण सूत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक भेड़ है, अचानक उसके कोई एक ऐसी संतान उत्पन्न हो जाती है जिसकी टांगे छोटी छोटी हैं, जो कि इसके पूर्वज जो थे इनकी टांगे लंबी लंबी थी लेकिन इसकी टांगे अचानक छोटी पैदा हो जाती है। तो इससे पैदा होने वाले आगे की जो संतानें होंगी उनकी भी पैर छोटे छोटे होंगे, यानी कि एक नई विविधता आ गई है इस जानवर में। तो इसके जो जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो उत्परिवर्तन को माना जाता है, क्योंकि ये जो अचानक परिवर्तन हुआ था इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उल्कापिंड और तारे टूटना वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। दोस्तों याद रखिए कि उल्कापिंड और तारों का टूटना जो घटना होती है ये मध्य मंडल से संबंधित घटनाएं होती है। अगर आपसे पूछते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो याद रखिएगा मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिए कि जो सलीम अली है इन्हीं को भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, उत्कल मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी माही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। दोस्तों याद रखिए कि उड़ीसा के पास का जो तटीय मैदान होता है और जो महानदी के पास का जो तटीय क्षेत्र होता है इसको उत्कल का मैदान कहा जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें भी उत्कल शब्द का प्रयोग हुआ है और ये इसी महानदी के पास का जो तटीय मैदान है इसी के लिए हुआ है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस राज्य के लिए प्रयोग हुआ है तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के लिए प्रयोग हुआ है। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो याद रखिएगा माही नदी काटती है। अगर आपसे पूछते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी है। और अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी नदी रिम्फ वैली में बहती है तो याद रखिएगा नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, ऊटी नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन आपके सामने अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी अजंता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। दोस्तों याद रखिए कि जो नीलगिरी की पर्वत है ये तमिलनाडु में है और इसी में ऊटी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यानी कि पर्यटन स्थल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन आपके सामने जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी मूल रोम या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों जो पौधे होते हैं अगर हम पौधों को देखें तो पौधों में जड़ें जो होती हैं वो मृदा के अंदर होती है। इसमें जो जाइलम होता है ये मृदा से जल और खनिज लवणों को लेकर पौधों की पत्तियों तक ले जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है इस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। एक तरीके से खाना को बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको पत्तियों तक ले जाने का काम जाइलम करता है और भोजन के बन जाने पर पूरे पौधे में उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि पादपों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है तो जड़ों के माध्यम से होते हुए जाइलम से होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों याद रखिए कि जो रानीखेत बीमारी होती है वो विषाणु के कारण होती है। अगर आपसे पूछते हैं कि रानीखेत बीमारी किस पशु में देखने को मिलता है तो याद रखिएगा मुर्गियों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन,
कैंसर के उपचार हेतु किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेडॉन, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकेल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। दोस्तों याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जगजीवन राम, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी केसी नियोगी या फिर ऑप्शन डी एन.के. सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को डेली फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।